सुप्रभात प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, भाषा हेतु आवश्यक गतिविधियों में भावात्मक तथा मुख्य अभिव्यक्ति का हमने कल अध्ययन किया था। लेकिन आज हम इस वीडियो में भाषा संबंधी आवश्यक गतिविधियों में स्पष्ट उच्चारण व मुखाकृति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो आज हम स्पष्ट उच्चारण का पहले अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, उच्चारण होता क्या है? उच्चारण वह शब्द होता है जो किसी के मुख से भाषा के रूप में, अक्षर के रूप में या शब्द के रूप में बाहर निकलता है। यानी कि वह क्या हो गया? उस व्यक्ति का उच्चारण हो गया, है ना। यानी कि किसी के मुंह से क्या निकलना? भाषा का निकलना, शब्द का निकलना या अक्षर का निकलना, यह उच्चारण कहलाता है। तो उच्चारण का शिक्षक साधारण अर्थ लिख दीजिए आप। उच्चारण का अर्थ है मुंह से क्या निकलना? अक्षर, शब्द या भाषा का निकलना। निकलना क्या कहलाता है बच्चों? निकलना उच्चारण कहलाता है। यानी कि एक शिक्षक अगर बच्चों को अशुद्ध उच्चारण करवाएगा या शिक्षक स्वयं अशुद्ध बोलेगा तो बच्चे भी क्या करेंगे? उसका अशुद्ध उच्चारण करेंगे। यानी कि एक शिक्षक का दायित्व है कि वो स्पष्ट उच्चारण करे, ये शिक्षक, और अपने बच्चों से भी स्पष्ट उच्चारण करवाए। बच्चों को सिखाए कि जो फेफड़े हैं उसके अंदर से जो वायु प्रश्वास के रूप में निकलती है, तो वो हमारे मुख के अंदर विभिन्न तंत्रिकाएँ होती है, तंत्रियाएँ होती है, जैसे कंठ होते हैं, ओष्ठ होते हैं, दांत होते हैं। तो इन अलग अलग स्थानों से वह क्या होती है? वह प्रश्वास टकराकर बाहर निकलती है। लेकिन बच्चों को इसका ज्ञात नहीं होता है। तो जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं उनको उन चीज़ों का अभ्यास करवाना चाहिए कि क वर्ग कहाँ आएगा, च वर्ग कहाँ आएगा, ट वर्ग कहाँ आएगा, त वर्ग कहाँ आएगा। तो जो उच्चारण स्थलों का बच्चों को ज्ञान करवाना आवश्यक होता है ना। दूसरा क्या होता है? वो ज्ञात करवाएंगे। और बच्चों को जैसे बाल सभा प्रार्थना समय के सरकारी स्कूलों में आपने देखा होगा कि प्रार्थना स्थलों में बाल सभाएं आयोजित की जाती है ना। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, भाषण के लिए, वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए, है ना, संभाषण के लिए, परिसंवाद के लिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की अशुद्धियों का पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा कहाँ अटक रहा है। तो जो अटक रहा है वो चीज़ शिक्षक स्वयं नोट करे और उस बच्चे की कॉपी में उन अक्षरों को लिखवाए, ताकि पता चल जाता है कि बच्चा किस शब्द पे अटक रहा है या बच्चे की क्या कमज़ोरी है ना। तो उच्चारण किन किन कारणों से होता है, तो शिक्षक को उसका ध्यान रखना परम आवश्यक होता है। जैसे सबसे पहले होता है हिंदी ध्वनियाँ होती है, हिंदी ध्वनियों व उच्चारण स्थलों का ज्ञान नहीं होना। दूसरा है शारीरिक कमजोरी। शारीरिक कमजोरी मैं बताऊंगी आपको, एक बार लिख दो आप, शारीरिक कमजोरी। तीसरा होता है परिवार के द्वारा अशुद्धियों पे ध्यान न देना। पर ध्यान नहीं देना। फिर होता है क्षेत्रीय प्रादेशिक व क्षेत्रीय
आपको सही नहीं दिख रहा होगा, मैं वापस लिखती हूँ। प्रादेशिक व क्षेत्रीय दोष पांचवा, स्वर तत्वों का ज्ञान। स्वर तत्वों का अज्ञान। छठा है, इधर लिख लो आप, स्वर भ्रांति। सातवां है स्वरागम। आठवां है अनुनासिक का अनावश्यक प्रयोग। अनुनासिक स्वरों का अनावश्यक उपयोग। प्रयोग, है ना। अब मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। जैसे हिंदी ध्वनियों व उच्चारण स्थलों का ज्ञान, यानी कि ध्वनि क्या होती है बच्चों? ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। और हिंदी वर्णमाला में इसको स्वर तथा व्यंजन के रूप में रखा गया है ना। तो स्वर और व्यंजन दोनों क्या करते हैं? ध्वनियों का काम करते हैं, है ना, बोलने का काम करते हैं। लेकिन इनके लिए जो हमारे मुख में अलग अलग स्थान बने हुए हैं, जैसे जीवा का अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालव्य, है ना। तो ये अलग अलग स्थान होते हैं। तो शिक्षक को इन स्थानों का ज्ञात कराना आवश्यक है, यानी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को इन स्थलों का ज्ञान करवा के उस पर अभ्यास करवाए, ताकि उनकी शुरू से अगर वह बन जाएगा, अभ्यास होता रहेगा, तो वो जब बड़ी कक्षा में आएंगे तब तक उनके आवाज़ में स्पष्टता आ जाएगी। यानी कि शिक्षक को क्या करवाना आवश्यक है? इन स्वर तंत्रियों का ज्ञान करवाना आवश्यक है कि कहाँ से कौन सा स्वर निकलेगा और कहाँ से कौन सा व्यंजन निकलेगा। दूसरा है शारीरिक कमजोरी। जब बच्चा खड़ा होता है ना, कभी आपने देखा होगा मंच पे आएगा तो उसके हाथ पैर हिलते हैं, कंपन करते हैं, और वह बोल क्या रहा है और पढ़ के क्या आया, बोल क्या रहा है ना। तो उसका प्रकरण क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, यानी कि वो एक डर हावी हो जाता है। तो ऐसे में शिक्षक को उसको अधिक से अधिक मंच पर लाने का अभ्यास करवाना चाहिए। उसको संभाषण में, भाषण में, परिसंवाद में, परिचर्चा में उसको अधिक से अधिक अवसर दिलवाना चाहिए। फिर होता है परिवार द्वारा अशुद्धियों पर ध्यान नहीं देना। बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है वो घर होती है ना। आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर पे व्यतीत करता है। तो घर के व्यक्तियों का ये दायित्व होता है कि अगर बच्चा कोई अशुद्ध शब्द बोल रहा है तो उसका अभ्यास करवाए, उसका शुद्ध अभ्यास करवाए, उसको बार बार अनुकरण करवाए। चौथा है प्रादेशिक व क्षेत्रीय दोष, यानी कि क्षेत्रीय दोष भी आपने देखा है कि आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे जैसे च को स बोलते हैं, है ना। जैसे सम्मस देना, चम्मच को सम्मस देना, स्कूल को स्कूल बोलना, तो ये प्रादेशिक और क्षेत्रीय दोष होता है। तो शिक्षक का ये दायित्व है कि उनको स्वर तंत्रियों का पुनर्अभ्यास करवाए, है ना, यानी कि उच्चारण स्थलों का उनको बार बार अभ्यास करवाए, उनको बताए, ताकि वो क्षेत्रीय और प्रादेशिक जो दोष होता है उसका भी निराकरण हो जाएगा, है ना। फिर आता है स्वर तत्वों का अभाव, यानी कि कोई उचित लय, ताल, उचित आरोह अवरोह, विराम चिन्ह, आश्चर्य वाले यानी विस्मयादि बोधक शब्दों का उनको ज्ञान नहीं होता है कि कहाँ उनको रुकना है, कहाँ चलना है, यानी कि गति के अनुसार शब्दों को प्रयोग नहीं कर पाते। जैसे उसे मत मारो, क्या बोलते हैं? उसे मत मारो, और उसे मत मारो या उसे मारो। तो
उसे मत मारो और उसे मारो। तो इन दोनों शब्दों में भी क्या हो गया, गति में परिवर्तन हो गया। तो किस जगह उतार चढ़ाव का प्रयोग करना है, किस जगह उनको रुकना है ना, किस जगह कोमा वाला जो शब्द आता है ना, उस जगह थोड़ा विश्राम करके फिर आगे बढ़ना है। जब एक पंक्ति पूरी, एक पद पूरा हो जाता है तो रुकना है, यानी पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। तो इस तरह शिक्षक को अपने छात्रों से अभ्यास करवाना चाहिए। छठा है स्वर भ्रांति। स्वर भ्रांति यानी कि संयुक्त अक्षर जो होते हैं, तो बहुत सारे व्यक्ति या बच्चे होते हैं जो संयुक्त अक्षर जो शब्द होते हैं ना, उनको पूरे स्वर के साथ बोलते हैं। जैसे प्रताप तो वो बोलेंगे प्रताप, जैसे इंद्र तो वो बोलेंगे इंदर, कोई बोलेंगे श्री तो वो बोलेंगे श्री, है ना। तो संयुक्त अक्षर शब्दों का भी शिक्षक को अपने बच्चों को अभ्यास करवाना चाहिए। फिर आता है स्वरागम, यानी कि जो अर्ध शब्द होते हैं, जैसे स होता है, श होता है, तो बहुत सारे लोग इसको ई में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे स्कूल तो वो बोलेंगे स्कूल, है ना। श्वास तो वो बोलेंगे ईश्वास, है ना। तो इस तरह से वो अशुद्धि बोलते हैं। तो उन अशुद्धियों का निराकरण शिक्षक को करवाना चाहिए। अनुनासिक स्वरों का प्रयोग, अनुनासिक यानी बिना चाहे भी बहुत सारे बच्चे या व्यक्ति ऐसे देखे होंगे आपने जो नाक से बोलते हैं। जैसे सोचना को बोलेंगे सोचना, है ना, नाक से, अधिकतर ध्वनि नाक से निकालते हैं। तो उनको टोकना चाहिए कि स्वर और व्यंजन के लिए अलग अलग तत्व बने हुए हैं। हमारे मुख के अंदर अलग अलग साधन है या यंत्र है, उनका उपयोग करना चाहिए। बेवजह अनुनासिक का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। तो ये था हमें शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षक के प्रयास, है ना। यानी कि अशुद्धियों के क्या कारण होते हैं और शिक्षक का क्या दायित्व है कि शुद्ध उच्चारण करवाए। आगे हम पढ़ते हैं मुखाकृति विज्ञान। मुखाकृति का सामान्य अर्थ होता है, मुखाकृति का जो सामान्य अर्थ होता है बच्चों, वो होता है चेहरे का ढंग, आकृति, है ना, आकार, हाव भाव, आकार या हाव भाव। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके आचरण, चाल ढाल से अपने उसका व्यक्तित्व का पता चल जाता है कि ये कैसा है, ये शरारती है, कि ये टॉकेटिव है, मतलब बातूनी है, कि कैसा है। यानी कि उस जो व्यवहार पेश करता है ना, यानी चाल ढाल से पता चल जाता है और उसके व्यवहार से उसके आचरण का पता चल जाता है। लेकिन मुख के माध्यम से भी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। जैसे मनोचिकित्सक होता है ना बच्चों, वो क्या करता है कि जो पेशेंट होता है, जो रोगी होता है, उसका चेहरा देख के उसको पता चल जाता है कि ये किसी अवसाद से ग्रसित है या किसी बीमारी से ग्रसित है ना, या इसके पास कोई समस्या है, कि या इसको कोई डर है ना, या आगे बीमार होने वाला है, कि यह आगे ऐसा स्टेप उठाने वाला है। यानी कि मुख को देखकर वह समझ जाता है। तो मुख के द्वारा वह मनोचिकित्सक समस्याओं का कारण पता कर लेता है और उसका समाधान भी शीघ्र कर सकता है ना। आपने देखा होगा कि गुस्से में व्यक्ति का मुंह लाल हो जाता है, एकदम लाल मुंह, है ना, तो अपने को पता चल जाता है कि ये बहुत गुस्सा कर रहा है। और जब प्रसन्न होता है तो उसका चेहरा बहुत खिला खिला लगता है, उसकी आंखों में चमक होती है, चेहरे पे चमक होती है ना। इसी तरह से रोगी होता है, उसका मुंह थोड़ा पीला पीला होता है, थोड़ा मुरझाया हुआ होता है। इसके अलावा कोई डर के मारे किसी का चेहरा एकदम आंखें फड़फड़ा रही है, उसके दांत कपकपा रहे हैं, उसकी नोज़ फड़फड़ा रही है, वो बोलना क्या चाह रहा है और आवाज़ कैसी निकल रही है, तो उसके चेहरे से उसके व्यक्तित्व का हम आसानी से पता लगा सकते हैं ना। कि और आप दैनिक जीवन में भी तो उपयोग करते हो बच्चों, कहाँ करते हो बताओ?
अरे आप मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल के अंदर इमोजी जो बने हुए होते हैं ना, तो उसमें आपको क्या पता चल जाता है? किसी की स्माइल है ना, किसी का गुस्सा, किसी को रोता हुआ। तो अपन जो सामने वाला आपसे जो संप्रेषण क्रिया कर रहा है उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा है, अभी किस अवस्था में है। अभी वो सैड है यानी कि दुखी है या प्रसन्न है। तो ये सारा हम किसके माध्यम से पता करते हैं? चेहरे की आकृति से, यानी कि मुख की आकृति से हम उसके व्यक्तित्व का पता लगा देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? दैनिक जीवन में बच्चों की फेस रीडिंग करते रहना चाहिए। एक शिक्षक जाता है ना कक्ष में, तो वह अपने विद्यार्थियों की शक्ल देख के पता कर लेता है कि आज मेरे बच्चों को पढ़ने का मूड है या नहीं। तो शिक्षक का परम दायित्व है कि वह अपने बच्चों की मुखाकृति विज्ञान को समझे, ठीक है। और शिक्षक की भी जो मुखाकृति है वो बच्चे आसानी से समझे और उसके बाद ही उनकी संप्रेषण क्रिया हो ताकि प्रभावी हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।